हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीज़ा नाइस के करंट अफेयर्स जो कि हमारी जनवरी मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है। साइंस एंड टेक भी कंप्लीट हो गई। अब सोशल इश्यूज़ में 2 आर्टिकल है, इसे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंडियन एग्रीकल्चर में विमेन की क्या स्थिति है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम्स के बारे में फिर से यहाँ पे इसे रिवाइज करेंगे, और कुछ न्यू बातें भी हैं जो आपको पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल ये मैं क्वेश्चन पूछी थी, आप लोग सबके द्वारा मैक्सिमम जितने भी आंसर दिए हैं सब करेक्ट दिए हैं, जो कि यहाँ पे आंसर सी है। ये ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011 की है, जिसके तहत एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। इट मीन्स कि जो भी यहाँ पे गैजेट को प्रोड्यूस करते हैं उसी की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक समय के बाद जब कस्टमर उस गैजेट्स को यूज़ करना बंद करे तो वापस से वो उसी कंपनी में वापस ला कर दे दे। कंपनी में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो नियर बाई स्टोर है, जैसे सैमसंग हो गया, आपका ओप्पो हो गया, या फिर कोई भी ब्रांड के अगर आप लोग मोबाइल फ़ोन या लैप ही वगैरह यूज़ करते हो, तो आप जहाँ से परचेज़ किए हो उसी स्टोर में जाकर आप वापस दे दो। जिससे क्या है कि जो ई वेस्ट की प्रॉब्लम आगे आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है वो यहाँ पे कम हो सके। और आज के लिए एक क्वेश्चन है साइंस एंड टेक से, जो कि ऑलरेडी 2011 में पूछा गया है। द सरफेस ऑफ लेक इज़ फ्रोजन इन सिवियर विंटर, बट द विंटर एट इट्स बट द वाटर एट इट्स बॉटम इज़ स्टिल लिक्विड। इट मीन्स कि आप लोग देखोगे कि सर्दी के टाइम में आपको ओशन में क्या देखने को मिलता है कि या तो आप झील का ही देख लो, लेक का ही, कि सरफेस वाटर जो है वो फ्रोज़न हो जाते हैं, जम जाते हैं, आपको बर्फ़ जैसे देखने को मिलते हैं। बट आप अंदर में डेप्थ में देखोगे ना, तो वहाँ पे पानी जो है स्टिल लिक्विड फॉर्म में होता है, वो बर्फ़ आपका अंदर तक नहीं होता है। तो इसका क्या रीज़न है? क्या आइस बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, या फिर सिंस द सरफेस ऑफ लेक इज़ एट द सेम टेम्परेचर एज द एयर नो हीट इज़ लॉस्ट, और थर्ड है कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर है इज़ मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, एंड डी इज़ नन ऑफ द स्टेटमेंट ए बी सी आर करेक्ट। तो आपको यहाँ पे बतानी है कि कौन सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, क्यों ऐसा रीज़न है, ये आपको पता भी होना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, उसके बाद कल हम लोग इसके आंसर को डिस्कस कर लेंगे। एक छोटी सी नोटिस है आप लोग के लिए कि विजन आइज की टेस्ट सीरीज़ की जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है वो स्टार्ट हो चुकी है आप लोग की। आप लोग को अगर ज्वाइन करना है तो आप लोग इस तरीके से यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये पेमेंट मोड है और कितना आप लोग को पे करना है। फर्दर आप लोग को कोई भी क्वेरीज़ है तो आप लोग rishika ch77@gmail.com पे मेल करके आप लोग पूछ सकते हो। चलिए आइए अब हम लोग अपनी लेसन पे चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल के साथ, जो कि है विमेन इन इंडियन एग्रीकल्चर। जो रिसेंट फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है, इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ट्रेडिशनली जो ओवरलुक्ड किया जा रहा है फीमेल फार्मर्स को, इनके फीमेल फार्मर्स की जो ग्रुप है उनको हम लोग जो है ट्रेडिशनली बहुत पुराने समय से इसको ओवरलुक्ड कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं देखते, जब भी किसान भाई का अगर दिमाग में भी ख्याल आता है तो ऐसा सोचते कोई मेल पर्सन होगा, कोई आदमी होंगे, लेकिन कोई औरत होगी किसान, ऐसा कभी सोच नहीं पाते हैं। और इस तरीके का हम लोग इसको एक्सेप्ट भी नहीं करते, और काफ़ी समय से ये फीमेल फार्मर्स के जो ग्रुप है उनको हम लोग ओवरलुक भी कर रहे हैं। तो ये जो रिसेंट फार्मर जो प्रोटेस्ट हो रही है उसमें महिलाओं की यहाँ पे सामने निकल कर आई है। तो इसी के बारे में देखेंगे कि इंडियन एग्रीकल्चर में विमेन की क्या रोल है। अगर विमेन की रोल के बारे में बात करें तो बहुत सारे ऐसी विमेन हैं जो कि लेबर इंटेंसिव जॉब यहाँ पे फार्मिंग सेक्टर में करते हैं, जैसे कि वीडिंग करती है, पिकिंग करती है, सीड्स को फाइबर से अलग करती है, लाइफ स्टॉक को रखती है, और साथ ही कुछ एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ भी होती है, जैसे मिल्किंग वगैरह भी हो गया। तो ये सारा काम वेमेन करती है। मेनली आप देखो जो ग्रामीण क्षेत्र की औरतें होती हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में 3 तरीके से वो इंगेज होती है। सबसे पहला क्या है कि पेड लेबरर्स होते हैं वो। सेकंड क्या है कि कल्टीवेटर्स होते हैं, यानी कि अपने खुद की ज़मीन पे वो काम करती है। थर्ड क्या है कि मैनेजर है, यानी कि कुछ सर्टेन आस्पेक्ट ऑफ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस होते हैं उनके लिए वो मैनेजर होती है। या फिर पोस्ट हार्वेस्ट जो ऑपरेशन होता है, जैसे फसल जब पूरी तरीके से तैयार हो जाता है तो जब उसकी कटाई होती है तो उस समय भी वो पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि कटाई के टाइम में बहुत ज़्यादा ह्यूज लेबर इंटेंसिव वर्क की ज़रूरत होती है। तो इस समय महिलाओं की पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा। तो 3 तरीके से है, या तो पेड लेबर है कि दूसरे की ज़मीन में जाकर वो काम करती है, या तो खुद की ज़मीन में वो काम करती है, या तो फिर जब पोस्ट हार्वेस्ट होता है तो उस समय वो वहाँ पे काम करती है। तो इस 3 तरीके से जो है विमेन की इंगेजमेंट हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में देख सकते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में स्टेटस क्या है, ये अगर हम लोग देखें, जो एग्रीकल्चर सेंसस आया था हमारा 2015-16 का, इसमें ये बताया जा रहा है कि फ़ीमेल की जो ऑपरेशनल होल्डिंग है वो यहाँ पे बढ़ गई है। 15-16 में आप देखो 14% है, वहीं 2010-11 में ये 12% है। तो जो एग्रीकल्चर सेंसस होता है ना वो हर 5 साल में होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे हमारा जो पॉपुलेशन सेंसस होता है, जनगणना, तो वो 10 साल में होता है। तो वैसे ही आप लोग को ये एग्रीकल्चर सेंसस जो है वो 5 साल में होता है। तो लास्ट ईयर आप लोग देखो 2015-16 का था, उससे पहले 2010-11 का है।
तो यहाँ पे हम लोग का देखने को मिला कि फ़ीमेल की जो काम है एग्रीकल्चर सेक्टर में ये यहाँ पे बढ़ी है। इससे ये इंडिकेट होता है कि फ़ीमेल की जो पार्टिसिपेशन है मैनेजमेंट करने में या फिर एग्रीकल्चर होल्डिंग के ऑपरेशन करने में, ये सारी चीज़ें बढ़ी है, जिसको हम लोग यहाँ पे फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं। तो ये जो प्रोपोर्शन है ये आपका मैनेज किया जाता है फीमेल ऑपरेशन होल्डर, जो कि यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, ये भी आप परसेंटेज देख सकते हो। साथ ही अगर हम लोग फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चलें तो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि विमेन जो है थर्ड ऑफ द इंडिया एग्रीकल्चर लेबर फोर्स को कॉन्स्टिट्यूट करती है, और इसमें 55 to 60% जो है वो फार्म प्रोडक्शन में काम साथ देती है। वहीं अगर नॉन प्रॉफिट ऑक्सैम एक एनजीओ है, इनके अकॉर्डिंग देखें तो बताया जा रहा है कि फार्म वर्क में 80% आप इंडिया में देखोगे, जैसे कि सोइंग यानी कि बीज वगैरह को आपका जो बोया जाता है, या फिर विनोइंग होता है, हार्वेस्टिंग होता है, दूसरे जो लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है, या फिर जो मशीन के द्वारा नहीं हाथों से जो काम किया जाता है, इसमें आपका मेनली काम जो किया जाता है ना वो विमेन के द्वारा काम किया जाता है। तो यहाँ पे ये सारे रिपोर्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। रीज़न क्या है जो आज के डेट में फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है? तो सबसे पहली रीज़न है कि जो माइग्रेशन, यानी कि जो मेल मेंबर होते हैं घर के, उनकी आप देखते हो कि वो माइग्रेट कर जाते हैं अच्छे काम के लिए, अच्छे जॉब के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए, या फिर अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए। कुछ भी पर्पज़ से वो गांव से निकलकर वो अर्बन एरिया में आ जा रहे हैं, सिटी में आ जा रहे हैं। तो गांव में जो है खेती बाड़ी करने के लिए महिलाएं वहाँ पे बच जा रही है, इसलिए महिलाएं उस फील्ड को ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान दे पा रही है। दूसरी बात है कि चीप एंड ईजिली अवेलेबल है एग्रीकल्चर लेबर। वेमेन की आप देखो तो वो सबसे ज़्यादा विलिंगली है कि वो कम पैसे में भी काम कर लेती है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में आप देखो कि कम पैसे में आराम से जो है वो आपका लेबर मिल जाती है वीमेन के तौर पर, जो कि काम करती है। थर्ड है कि एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस आप देख सकते हो। इट मीन्स कि आप लोगों को भी पता है कि पुश्तैनी काम चलते आ रहा है। अगर कोई फैमिली इसको काम एग्रीकल्चर सेक्टर में है तो उनके बाद की भी पीढ़ी उस एग्रीकल्चर सेक्टर्स में ही है। और आपको देखने को मिलता है कि एग्रीकल्चर में काम करने से ज़्यादातर किसान भाई को उतना फ़ायदा नहीं होता है। तो और अकेले जो है बहुत ज़्यादा काम करना होता है किसी भी फसल को उगाने के लिए, तो अकेले कोई किसान भाई काम नहीं कर पाते। इसलिए उनके घर में अगर उनकी बहू, बेटी या फिर बीवी है तो वो सब मिलकर जो है खेती में काम करते हैं। तो ये तीन रीज़न बताया जा रहा है जिसके द्वारा हम लोग देख रहे हैं कि आज की डेट में फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ते जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा इससे परेशानियां भी झेलने को मिल रही है विमेन को। सबसे पहली है कि लो लैंड एंड एसेट ओनरशिप है। महिलाएं एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व तो है, लेकिन उनकी रिकॉग्निशन नहीं है, उनको उनका एसेट नहीं मिलता है, ना ही वो ज़मीन की हकदार होती है, ना ही उनको किसी भी तरीके का कहा जाता है कि वो इस ज़मीन की या फिर इस खेती की वो मालकिन है। तो ये सबसे बुरी बात है, ना ही उनको उनके नाम पे ज़मीन होता है। तो ये भी एक यहाँ पे सबसे बड़ी इशू देखने को मिल रहा है। सेकंड है कि वेज गैप। आप वेज गैप देखोगे कि जो सेम काम अगर खेत में महिला के द्वारा किया जा रहा है और पुरुषों के द्वारा किया जा रहा है तो पुरुषों को ज़्यादा पे किया जाता है एज़ कंपैरिजन टू फीमेल। थर्ड है कि लैक ऑफ सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर। महिलाओं के लिए उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी नहीं होता है एग्रीकल्चर में। साथ ही साथ आप देखो कि डिसीजन मेकिंग पावर भी महिलाओं के लिए नहीं होता है। अगर डिसीज़न मेकिंग पावर बोले तो वो भी महिलाओं के पास नहीं है, जैसे कि किस तरीके के क्रॉप को सेलेक्ट करना है, और ड्यूटीज़ को डिवाइड करना, या मार्केटिंग वगैरह करना। बहुत सारे डिसीज़न मेकिंग पावर होते हैं जब भी आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में रहो, तो इसमें महिलाओं का भी कोई यहाँ पे अधिकार नहीं है। साथ ही ड्रजरी जो वर्क होते हैं, जैसे कुछ मशीनरी काम करना होता है एग्रीकल्चर में, तो ये भी आपका कन्फाइन किया गया है ना कि वो मेल पर्सन ही करेंगे, फीमेल नहीं करेगी। तो लिमिटेड है। जैसे कि आप देखो कि बहुत सारे मेकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है, तो ये रिजल्ट क्या है कि कन्फाइनमेंट ऑफ वुमेन टू लेबर इंटेंसिव, यानी कि यही माना गया है कि महिलाएं जो काम करेगी वो लेबर इंटेंसिव में काम करेगी। जहाँ ज़्यादा लेबर वाला काम करना है वहाँ महिलाएं होंगी, मशीन वाला काम जो करना है वो मेल पर्सन करेंगे। इलिटरेसी है, आप भी जानते हो कि ग्रामीण क्षेत्र में खास करके वुमेन जो है वो इलिटरेट है। तो हमारे यहाँ इलिटरेसी रेट जो है बहुत हाई है। ड्रॉप आउट रेट आपको महिलाओं का देखने को मिलता है, बच्चियों का देखने को मिलता है। साथ ही जो भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स है, बेनिफिट है, उनके अधिकार तक भी उनको नहीं पता होता है। तो ये अनअवेयरनेस भी देखने को मिलता है। इसलिए जितने भी आपके फीमेल पॉपुलेशन है, मेजोरिटी आप देखोगे कि वो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में इंक्लूड है। साथ ही लो रिप्रेजेंटेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में भी आप वुमेन की रिप्रेजेंटेशन नहीं देखोगे। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस, क्योंकि आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं कि फेमिनाइजेशन इन एग्रीकल्चर बढ़ते जा रहे हैं। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि हमें जो वुमेन की रिप्रेजेंटेशन है, सबसे पहले डिसीजन मेकिंग पावर उनको देने की ज़रूरत है। जब भी आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे महिलाएं घर पे हो, हाउसवाइफ हो, या फिर जो भी बच्चियां हो, बेटियां हो घर की, उनको अगर डिसीजन मेकिंग पावर दे दिया जाए ना, तो फिर
उनकी एक अलग ही बात होती है, उनकी प्रेजेंस को समझा जाता है कि हाँ, उनकी एग्जिस्टेंस है। जैसे आप लोग भी किसी भी फील्ड में हो, जहाँ पे भी आप लोग हो, चाहे मेडिकल के फील्ड में हो, इंजीनियरिंग के फील्ड में हो, आर्ट्स, कॉमर्स, बैंक, कहीं पे भी हो, आप लोग अगर वहाँ पे देखोगे कि अगर महिलाओं को डिसीजन मेकिंग पावर दिया जाता है, तभी उनकी प्रेजेंस को रिकॉग्नाइज किया जाता है, ऐसा लगता है कि हाँ, यहाँ पे महिलाएं हैं। तो सबसे पहली बात यही करनी है। एग्रीकल्चर एजुकेशन जो है वो यहाँ पे होनी चाहिए, जिससे कि जो जेंडर सेंसिटिव वाली बातें हैं वो यहाँ पे आपकी हट पाएगी। साथ ही टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट करने की ज़रूरत है। जो भी मशीन वगैरह यूज़ किया जाता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा किया जाए कि महिलाओं को भी यूज़ करने का और महिलाओं के लिए भी प्रेफरेंस हो उसमें। साथ ही विमेन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप एक तरीके का ग्रुप होता है जो कि खुद की हेल्प करने के लिए वो लोग अपना ग्रुप बनाते हैं और खुद ही वो लोग कुछ काम करते हैं जिससे कि अर्न करते हैं, और उस ग्रुप में जो है सारी महिलाएं होती हैं। तो विमेन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, इसमें ज़रूरी है कि यहाँ पे एग्री प्रोड्यूस जो होता है विलेज लेवल पे, उसमें ये वैल्यू एडिशन हो सकता है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर के साथ साथ आप देखो कि बी कीपिंग है, जो मधुमक्खियाँ को जो पालना पोषना होता है, साथ ही फिशरी है, पोल्ट्री है, एनिमल हस्बेंड्री है। तो ये कुछ मेजर स्कोप है विमेन फार्मर्स के लिए और विमेन सेंट्रिक स्कीम्स के लिए भी इस सेक्टर्स में। साथ ही विमेन को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है कि उनको भी क्रेडिट मिल सके, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए, और बैंकों से या फिर कोई भी और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो उनसे भी उनको लोन मिल सके। साथ ही अवेयरनेस जनरेट करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में जाकर महिलाओं से बात करोगे किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में, तो अधिकतर आप देखोगे ना कि वो ऑन सम एक्सटेंड वो सही होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको यही नहीं पता होता है। इवन चीज़ों को छोड़ दीजिए, उनको सरकार की जो स्कीम्स आती है ना, उनको इसके बारे में नहीं पता होता है। जब मेल किसान भाइयों को नहीं पता होता है तो फीमेल को तो कहाँ से पता होगा। तो इस तरीके की बातें हम लोग देखते हैं। स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, खास करके विमेन फार्मर जो है उनको देने की ज़रूरत है। और ऑर्गेनिक फार्मर जो ऑर्गेनिक खेती है ना, उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी आपने एक दो दिन पहले अगर हिंदू न्यूज़पेपर फॉलो करते हो तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि 105 ईयर्स की एक महिला है जो कि ऑर्गेनिक खेती करती है। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था और हिंदू न्यूज़पेपर में भी इसको कवर किया गया था। तो देखिए, महिलाएं अगर काम करने पे उतर जाए तो क्या नहीं कर सकती है। तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की जा रही है, तो इसमें भी महिलाओं को यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, साथ ही ऐसी पॉलिसी लेकर आना चाहिए ना जिससे कि जो महिला फीमेल फार्मर्स है ना, उनकी रिकॉग्निशंस बढ़े। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज की डेट में यही है। हम लोग जानते तो है कि महिलाएं भी काम करती है, लेकिन इस चीज़ को मानते नहीं है, इस चीज़ को ज़्यादा तसब्बु नहीं देते हैं। तो वही चीज़ करने की ज़रूरत है। सरकार के द्वारा क्या स्टेप्स लिया गया है महिलाओं किसान के लिए? तो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना लाया गया है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, जो कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इस स्कीम का। और इसमें क्या है कि वेमेन को एम्पावर करना है, जो भी एग्रीकल्चर में है उनको एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करने की यहाँ पे प्रोविज़न दिया गया है कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिनसे कि उनका पार्टिसिपेशन बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े। सेकंड है कि आईकार जो है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर है। ये पहली बार ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है इंडिया में जो कि एक्सक्लूसिवली ये डिवोटेड है जेंडर रिलेटेड रिसर्च में। नेक्स्ट यहाँ पे एडिशनल सपोर्ट दिया जा रहा है एग्जिस्टिंग स्कीम में। जैसे आप देखो कि फार्मर वेलफेयर जो है, ये एक तरीके का स्कीम है जिसमें कि एडिशनल सपोर्ट देने की बात की जा रही है। महिला जो किसान है उनको यहाँ पे असिस्टेंस देने की बात की जा रही है। साथ ही आप लोग देख सकते हो कि और भी स्कीम है जिसमें कि सपोर्ट करने की बात की जा रही है जितने भी महिला किसान हैं। तो काफ़ी अच्छी ये आर्टिकल है। जैसे कि आप लोग फेमिनाइजेशन के बारे में लिखते हो और एग्रीकल्चर सेक्टर्स के बारे में भी लिखते हो, तो आप लोग को थोड़ा बहुत फेमिनाइजेशन इन एग्रीकल्चर को इंक्लूड करना ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में हम लोग बात कर रहे हैं इन्हीं के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कि इंडियन एग्रीकल्चर में वेमेन की क्या रोल है, क्या स्टेटस है, रीज़न क्या है कि आज की डेट में हम लोग बात कर रहे हैं इस टॉपिक के बारे में। और अगर विमेन एग्रीकल्चर सेक्टर में है तो इनके द्वारा क्या क्या इशू फेस किया जाता है, वे फॉरवर्ड में क्या बताया जा रहा है, और सरकार के द्वारा क्या स्टेप्स लिया गया है, इन सारी बातों पे हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आते हैं बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा रिसेंटली पब्लिश किया गया है कि जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ स्कीम है, इसकी क्या प्रोग्रेस हुई है और कितना अचीवमेंट हुआ है। तो आइए हम लोग भी देख लेते हैं। बेटी पढ़ाओ इसको लॉन्च किया गया था 2015 में, और हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट से इसको लॉन्च किया गया था। क्योंकि आपको पता है कि हरियाणा में सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा कम है। अब सेक्स रेशियो क्या होता है? सेक्स रेशियो होता है चाइल्ड सेक्स रेशियो, जिसमें कि हम लोग 1000 बॉयज़ में, ठीक है, बॉय चाइल्ड में देखते हैं कि गर्ल कितनी है हर एक स्टेट में। उससे हमें पता चलता है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है। तो उस समय जब ये स्कीम लाया गया था तो उस समय हरियाणा की जो सेक्स रेशियो है वो सबसे लोएस्ट थी। तो इसलिए इसको वहीं से लॉन्च किया गया था और एक फ्लैगशिप स्कीम है, यानी कि बहुत बड़ी प्रोग्राम थी ये। और साथ ही साथ इसमें ट्राई मिनिस्ट्रियल कन्वर्जेंट है, यानी कि 3 मिनिस्ट्री के द्वारा इसको
इम्प्लीमेंट किया गया। सबसे पहले अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें तो बेटी बचाना है, इट मीन्स कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, और बेटी को बचाना है तो हेल्थ भी ध्यान देना है, तो इसलिए हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी है क्योंकि पढ़ाना भी है। तो इस तरीके से 3 मिनिस्ट्री यहाँ पे इंक्लूड है। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ पे जो जेंडर बाइस्ड सेक्स सिलेक्शन एलिमिनेशन है ना, इसको करना है। इट मीन्स कि आप लोग देखते हो कि प्रेगनेंसी के टाइम में ही लोग यहाँ देख लेते हैं, यानी कि जो अल्ट्रासाउंड होता है उससे पता कर लेते हैं कि बेबी गर्ल है कि बेबी बॉय होने वाले हैं। तो सेक्स सिलेक्शन वो लोग करते हैं, अगर बेबी गर्ल है तो वो फीमेल फोर्टिसाइड हो जाता है, भ्रूण हत्या जिसे हम लोग कहते हैं, और अगर बॉय है तो फिर ठीक है। तो ये जो सेक्स सिलेक्शन वाली बात है ना, उसको एलिमिनेट करना है। सेकंड है कि सर्वाइवल और प्रोटेक्ट करना है, यानी कि जो बच्चियाँ अगर गलती से जन्म भी ले लेती हैं तो कई बार आप देखते हो कि माँ बाप उनको या तो मार देते हैं या फिर उनको कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, बच्चियाँ जो है उनको बचाना है। साथ ही इंश्योर करना है उनकी पढ़ाई भी, और गर्ल चाइल्ड का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगर बच्ची हो भी गई, उनको अगर नहीं मारते लेकिन उनको एजुकेशन नहीं देते हैं, साथ ही साथ उनका पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता है, तो इसलिए उनको एजुकेशन देना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो कि सेक्स सेलेक्ट ही नहीं करना है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे अगर बच्चियाँ जन्म ले ली है तो उन्हें बचाना है, और अगर बच गई है तो उन्हें पढ़ाना है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। मेजर कंपोनेंट क्या है, यहाँ पे मीडिया कम्युनिकेशन कैंपेन्स किया जाता है, मल्टी सेक्टरल इंटरवेंशन है, और यहाँ पे मल्टी सेक्टरल मीन्स बहुत सारे सेक्टर्स में आपका यहाँ पे इंटरवीन किया गया है 405 डिस्ट्रिक्ट में। अब इस स्कीम की अचीवमेंट देखते हैं। सबसे पहले आप देखो कि इम्प्रूवमेंट हुआ है सेक्स रेशियो का, बर्थ में, जन्म के टाइम में, हेल्थ के भी पर्सपेक्टिव में और एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में। एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखो तो ये 2014-15 का है, और उसके बाद 18-19 का बताया जा रहा है। तो यहाँ पे गर्ल्स की इनरोलमेंट अगर हम लोग देखें सेकेंडरी लेवल पे, इट मीन्स कि 6 के बाद आप देख सकते हो कि कितना है। तो पहले यहाँ पे 77% था, अब बढ़ के ये 81% हो गया है। स्कूल में अगर आप देखोगे जहाँ पे आपका अलग टॉयलेट है बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, तो वहाँ पे भी आप लोग देखो कि पहले 92% था लेकिन अब 95% हो चुका है। तो ये एजुकेशन में बढ़ोतरी हुआ है। हेल्थ पर्सपेक्टिव में आप देखोगे तो यहाँ पे नेटल केयर जो रजिस्ट्रेशन है, एंटी नेटल केयर है, यानी कि आपका जो शुरू में बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उसके बाद जो केयर है वो यहाँ पे बढ़ चुका है 61% से, अब यहाँ पे 71% है। और अच्छा, ये डेटा आप देखिए 2014-15 का पहले था और अभी 1920 का दिखाया जा रहा है। इंस्टीट्यूशन डिलीवरी आप देखो कि जो बच्चिया को जन्म दिया जा रहा है, डिलीवरी हो रही है, वो किस हिसाब से हो रही है। तो पहले 87% ही था, अब ये बढ़ के 94% हो रहा है। इट मीन्स कि बेबी गर्ल का जन्म भी आज की डेट में ज़्यादा हो रहा है। सेक्स रेशियो अगर आप बर्थ के टाइम में देखोगे, जन्म लेने के टाइम पे, तो नेशनल लेवल पे अगर आप देखो तो 918 था पहले 14-15 में, अब 2019-18 में कितना हो गया, तो 934 हो गया है। ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल आप देखो कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में इंप्रूव हुआ है, तो एक तो आपका माऊ का बताया जा रहा है और दूसरा करनाल का बताया जा रहा है। तो माऊ में है कि पहले यहाँ पे 14-15 में 694 था, लेकिन अब आप देखो कि कितना ज़्यादा ह्यूज इंक्रीज़ हो गया है, वेरी इंप्रेसिव ना, 951। उसके बाद अगर करनाल का आप देखोगे तो यहाँ पे 758 था, यहाँ पे भी इंक्रीज़ हुआ है 898। तो इस तरीके से सेक्स रेशियो आप देखो कि 1000, ये आपका 1000 में कितनी गर्ल्स है, तो 934 यहाँ पे गर्ल्स हुई नेशनल लेवल पे, ठीक है। तो ये गर्ल्स का बताया जा रहा है, इसलिए इसको सेक्स रेशियो कहते हैं। फाइन, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा अचीवमेंट, एटीट्यूडनल चेंज आया है, यानी कि लोगों के एटीट्यूड में चेंज आया है। इंपॉर्टेंट इश्यूज जो जा था उस पर फोकस किया गया, जैसे कि फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, और एजुकेशन नहीं देना बच्चियों को, और उनका जो अधिकार है वो उनसे छीन लेना। ये स्कीम्स है जो कि बच्चियों को या तो जन्म देने से उनको जो है यहाँ पे बचाया जा रहा है कि उनको जन्म दिया जाए, जन्म देने से पहले ना मारा जाए या फिर जन्म देने के बाद ना मारा जाए, तो उनको यहाँ पे बचाया जा रहा है। साथ ही उनकी शिक्षा पे भी फोकस किया जा रहा है। ये जो आपका लोगो है इसको यूज़ किया जा रहा है पॉपुलर इंडियन फेस्टिवल में, जैसे कि लोहड़ी हो गया, कलश यात्रा है, राखी है, गणेश चतुर्दशी है, या और जो फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स है। तो ये सारे कुछ ऐसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। कुछ फेस्टिवल्स है जिसमें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो लोगो है वो आपका यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। साथ ही लेवल ऑफ कम्युनिटी के साथ इसको कोलैबोरेट किया गया है, और साथ ही साथ फेलिसिटेशन किया गया है विमेन और गर्ल चाइल्ड का, वो भी कम्युनिटी लेवल पे। साथ ही सेलिब्रेट किया जाता है बेटी जन्म उत्सव, वो भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में। जब बेटी जन्म लेती है तो उस समय जन्म उत्सव मनाया जाता है और उसको सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन आज के भी डेट में आप देखो कि ठीक है, सारी पर्सपेक्टिव में हमने देखा कि यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट है वो बहुत बेटर निकल कर आ रहा है, लेकिन फिर भी आज के डेट में इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ क्या क्या है, सबसे पहले तो आप समझते हो कि कोई भी फंड को लेकर सरकार के पास पैसे की कमी हो जाती है, या तो
पैसे होते हैं तो उसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि अंडर यूटिलाइजेशन है, फंड तो है लेकिन उसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है। 14 स्टेट है, जैसे कि आप देखो यूपी है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, जिसमें कि अभी तक हाफ ऑफ द जो जितना टोटल एलोकेट किया गया था ना, उसका हाफ भी यहाँ पे इस पीरियड में आपका इस्तेमाल नहीं किया गया। सेकेंड है कि बजट एलोकेशन भी कम कर दिया गया है। बजट एलोकेशन अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे 18% जो है आज के डेट में, 18% से ज़्यादा ये कंपेयर किया जा रहा है लास्ट फिजिकल ईयर में, तो 18% से ज़्यादा यहाँ पे कम कर दिया गया है। साथ ही आप देखो कि लैक ऑफ प्रॉपर मॉनिटरिंग है, इसको कोई मॉनिटर भी नहीं कर रहा है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना यहाँ पे सरकार के द्वारा खर्च किए जा रहे हैं, या फिर सही तरीके से इसका जो भी ऑब्जेक्टिव था उसको गेन किया जा रहा है कि नहीं। साथ ही हाई ड्रॉप आउट रेट भी देखने को मिल रहा है। एवरेज जो ड्रॉप आउट रेट है गर्ल्स का वो 17% है सेकेंडरी एजुकेशन लेवल पे, 4% है एलिमेंट्री लेवल पे। तो अगर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखें तो ये आपका दलित और जो आदिवासी चिल्ड्रन है, स्पेशली जो यहाँ पे गर्ल है ना, वो यहाँ पे स्कूल से आज के भी डेट में बाहर है। तो ये एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। चैलेंजेस क्या है पोस्ट कोविड के बाद, तो पोस्ट कोविड के बाद जैसे आपको पता है कि इस पेंडेमिक के कारण जो है फीमेल लिटरेसी रेट पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि बहुत सारे इशू है। जेंडर बेस्ड यहाँ पे डिजिटल डिवाइड है, तो जेंडर बेस्ड जो डिजिटल डिवाइड कहा जा रहा है, इट मीन्स कि आज के डेट में आप देखो कि अगर कोई परिवार है जिसमें कि माता पिता और 2 बच्चे हैं, जिसमें से एक बेटी और एक बेटा है, तो अगर घर में मोबाइल है ना, तो आप देखोगे कि लड़कों को मोबाइल यूज़ करना बहुत ही आसानी से दे दिया जाता है, बट लड़कियों को मोबाइल यूज़ करने में थोड़ी सी हिचक होती है, जो कि हमारे समाज की सच्चाई है कि लड़कियों को मोबाइल नहीं दिया जाता है। उनको अलग से तो मोबाइल देना दूर की बात है, अगर घर में कोई मोबाइल है तो वो यूज़ कर सकती है। तो लड़कों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ्री है कि वो आराम से मोबाइल यूज़ करें, और उनको तो सेपरेट मोबाइल दिया भी जाता है। बट कुछ लड़कियों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में उनको, इवन शहरी क्षेत्र में भी बहुत सारी लड़कियां हैं जिसमें कि उनको अलग से मोबाइल फ़ोन नहीं दिया जाता है। तो ये एक तरीके का आप देखोगे कि प्रॉब्लम है। साथ ही एजुकेशन का प्रायोरिटाइजेशन, अगर आप घर पे देखो तो अगर पैसे की तंगी होती है तो वहाँ पे सोचते हैं कि लड़कों को पढ़ा दिया जाए, लड़कियों को छोड़ देते हैं, लड़कियों को पढ़ा के क्या करना है। तो इस तरीके की भी प्रॉब्लम है। साथ ही घर का भी काम का बर्डन होता है, तो लड़कियों को घर का काम थोप दिया जाता है, लड़कों से ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया जाता है। और साथ ही साथ अनबैलेंस्ड एक्सपेंडिचर जो पैटर्न है, एक आप रिव्यू करोगे एक्सपेंडिचर पैटर्न को, खर्चे का पैटर्न का, तो वो बहुत ही ज़्यादा अनबैलेंस दिखाया जा रहा है। तो ये सारी कुछ इश्यूज़ हैं। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि हमें प्लान्ड एक्सपेंडिचर एलोकेशन करने की ज़रूरत है एजुकेशन और हेल्थ रिलेटेड इंटरवेंशन में। मीडिया कंपेन्स और जो कम्युनिटी आउटरीच एक्टिविटीज़ है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, जिससे कि हमारी सोसाइटल जो एटीट्यूड है, लोगों की बिहेवियर है और लोगों का सोचने का तरीका जो है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है, और ज़रूरी भी है कि इसको चेंज किया जाए। साथ ही मोबाइल फ़ोन का, मोबाइल टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। जैसे आज के भी हाथ में, आप आज की भी डेट में आप सभी के हाथ में मोबाइल है, लेकिन आप लोग कितना स्मार्ट यूटिलाइज़ कर पाते हो इसका। ये मोबाइल आपको स्मार्ट बनाने के लिए आया है, दैट्स वाई इसका नाम स्मार्टफोन रखा गया है। लेकिन क्या आप लोग इसका स्मार्ट यूटिलाइज़ कर पाते हो? क्या आप लोग अपने जितना भी सोचते हो कि 2 घंटे अगर आप लोग को यूट्यूब में रहना है तो 2 घंटे आप देते हो? ऐसा तो नहीं कि 4-5 घंटे देते हो, या ऐसा तो नहीं कि गेम खेलने में लग जाते हो, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ शॉपिंग करने में लग जाते हो, या फिर चैटिंग करने में, या फिर आप सिर्फ इंस्टा में रील्स बना रहे हो, या फिर कुछ भी जो भी इस तरीके का आप देखते हो कि जिससे आपका टाइम खप रहा है। तो अगर आपका टाइम खप रहा है तो फिर तो वो सही तरीके से आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि मोबाइल टेक्नोलॉजी का यूज़ अच्छे से हो। गवर्नमेंट को भी यहाँ पे इंश्योर करना चाहिए कि पॉलिसी गाइडलाइंस जो लाया गया है वो सही तरीके से हो। टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करना चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट का। प्राइवेट सेक्टर्स एंटिटीज़ को भी यहाँ पे बात किया जा रहा है, जैसे कि लोकल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ वगैरह है, उनको भी यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए, जिससे कि लॉन्ग टर्म पार्टनर वो हो सके, और इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ है, इस तरीके का जो स्कीम है, वो बेटर तरीके से जो है ना लास्ट माइल्स तक पहुंच सके, यानी कि एकदम गांव-गांव में दूर दूर तक लोगों तक ये पहुंच सके। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही है। तो हम लोग यहाँ पे सेकंड आर्टिकल्स भी कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि यहाँ पे किसके बारे में था, बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसकी ऑब्जेक्टिव फिर से रिवाइज हो गई ये स्कीम, क्योंकि 2015 में लाया गया था, तो आपको पता है कि 5 साल पूरे हो गए स्कीम के, तो इसलिए जो जो 5 साल पूरे हो गए उसके बारे में पढ़ना है, और इसी से आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब कोई स्कीम आती है, लॉन्च होती है, तब यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, और जब स्कीम का टेन्योर ख़त्म होकर फिर सेकंड फेज स्टार्ट होता है, तब यूपीएससी उस पर क्वेश्चन पूछती है। तो इसलिए ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इस बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इससे पहले हमने देखा था फसल बीमा योजना, तो ये सब की 5 साल ख़त्म हो गई है ना, तो इस पर क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इस बार। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट, कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, नो इशू। और अगर लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में सोशल नेटवर्किंग साइट्स में ज़रूर इसको
पर शेयर किया कीजिए, क्योंकि अब तो फॉर्म भी आ गया है, लोगों को यहाँ पे बच्चों को अब पढ़ने की भी होड़ जगेगी। और अच्छा होगा कि अगर उन लोग को इस तरीके की वीडियोस अगर आसानी से उपलब्ध हो जाए। साथ ही साथ आप लोग अगर चाहते हो कि डेली कंटिन्यू रहे 4 बजे आप लोग को इसी तरीके से लेसन मिलते रहे, तो उसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन ऑन डेली बेसिस आप तक पहुँच पाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल हम लोग नेक्स्ट लेसन के साथ। कल्चर के लेसन मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।